आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम इनसाइट। आज बात करेंगे भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद की। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आयुर्वेद केवल बीमारी का इलाज नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। यह मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करता है और हमारे स्वास्थ्य, समाज और पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद की शाश्वत परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में यह साल यानी कि इस वर्ष 2025 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अब प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय मार्च 2025 को गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से लिया गया, जिससे आयुर्वेद को स्थायी और वैश्विक कैलेंडर आइडेंटिटी मिली है। पहले यह दिवस धन्वंतरी जयंती यानी कि धनतेरस पर मनाया जाता था, जो कि तिथियों के बदलने के साथ साथ कैलेंडर की डेट के अनुसार भी बदलता रहता था। अब सितंबर 23 को चुना गया है और इसे चुनने का प्रतीकात्मक महत्व भी है। ये ऑटोमिनल इक्विनॉक्स के समय आता है, एक ऐसा समय जब दिन और रात में संतुलन होता है। यही आयुर्वेदा के मूल दर्शन शरीर, मन और आत्मा में संतुलन को भी दर्शाता है। इस वर्ष हम मना रहे हैं ऐतिहासिक 10वां आयुर्वेद दिवस, जिसका मुख्य आयोजन गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIAA में होगा। यह न केवल भारत की प्राचीन चिकित्सा धरोहर को स्थायी रूप देगा, बल्कि वन अर्थ वन हेल्थ के मंत्र को साकार करने की दिशा में भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इस साल की थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, जिसका उद्देश्य है आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य और स्थायी जीवन शैली का समाधान बनाना। और यही है हमारा आज का विषय भी। जी हाँ, बिल्कुल स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ चले हैं कदम और समाधान है आयुर्वेदा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं दो प्रमुख विशेषज्ञ। हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, डायरेक्टर हैं AIIA न्यू दिल्ली, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर महेश व्यास जी, डीन हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों खास मेहमानों का। तो शुरुआत आप ही से करूंगी, आयुर्वेद के महत्व को जानूंगी। प्रोफेसर प्रजापति जी, इस साल की जो थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, इसका महत्व आपके अनुसार क्या है? नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि आयुर्वेद का सिद्धांत मेनली स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च के आधार पे चलता है जी। हम जनरल स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, और इसके लिए हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों का अगर हम पालन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें इस टेक्नोलॉजी के युग में, जहाँ पर हम ना तो समय से खा पाते हैं, ना ही हम समय से सो पाते हैं, ना ही हम अपनी लाइफ स्टाइल का जो हमारे साथ जरूरी चीजें हैं उनको मेंटेन कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि इस पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। थोड़ा सा हमें प्रॉपरली अपनी डाइट को मेंटेन करना चाहिए, हमें अब प्रॉपरली अपनी नींद को पे ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि केवल ब्रह्मचर्य से कंसेप्ट बिल्कुल अलग बदल गया है लोगों का। केवल ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि एक जो सेट पैटर्न है हमारा, जो हमारे लिए जरूरी है, और वो सीजन और रीजन के हिसाब से बदलता है। तो वो जो सेट पैटर्न है उसके हिसाब से हमको उसको फॉलो करना चाहिए। आज की कंडीशन में ऐसी होती है कि हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, लंदन में नौकरी कर रहे हैं, तो हमारा दिन का लाइफ स्टाइल अलग हो जाता है, रात का लाइफ स्टाइल अलग हो जाता है। तो उस लाइफ स्टाइल को भी हमको थोड़ा सा मेंटेन करने और कंसंट्रेट की जरूरत है, क्योंकि हम बैठे बैठे पता चलता है जब हमें कुछ नहीं खाना है फिर भी हम कुछ खाते चले जा रहे हैं, कुछ नहीं पीना है फिर भी पीते चले जा रहे हैं। तो ये तो सीजन के हिसाब से और रीजन के हिसाब से ठीक नहीं होता है। अगर हमने उसको मेंटेन कर लिया तो हमारे लिए स्वस्थ जीवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमको उसको फॉलो करने के लिए यहाँ इस लेवल पर, और यही आयुर्वेद दिवस का मेन थीम आया कि आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड फॉर प्लेनेट। क्यों? एक दूसरे पे आधार आधे संबंध पे हम जुड़े हुए हैं कि अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन किया, चीजों को मेंटेन किया, तो हम प्लेनेट को भी बचा सकेंगे।
वातावरण को भी बचा सकेंगे। क्योंकि आयुर्वेद केवल मानव सभ्यता को नहीं दर्शाता है, वो हमारे साथ रहने वाले सभी जीव जंतुओं को भी और उनके साथ जुड़े हुए पेड़ पौधों को भी सबको बताता है। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस बार का थीम, और आशा करते हैं कि इस थीम के आधार पर हम पूरे विश्व में एक जन क्रांति पैदा करेंगे, जो जिससे कम से कम हमारे सभी के लिए वो आदरणीय अनुकरणीय होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे लिए अनुकरणीय होगी और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मौसम के साथ खुद को नहीं बदल पाते प्रोफेसर व्यास, लेकिन ये तो रही मेन थीम, लेकिन कई सब थीम्स भी थी, जैसे लिटिल स्टेप्स टू वेलनेस की बात करें हम, या फिर एक ऐसा आहार जो आपको ओबेसिटी से दूर करेगा, या फिर हम कहें कि अब तक शायद हम लोग गलत राह पे थे, वी वर मिसलीडिंग एंड नाउ वी आर लीडिंग द मिसलीड, या फिर कहूँ कि अब प्लांट्स का उपचार भी होगा, वेटनरी का उपचार भी होगा। बहुत सारी सब थीम्स थी जिन पर निरंतर पूरे वर्ष प्रयास किया गया। मैं इन थीम्स के बारे में समझना चाहूंगी आपसे। एक थीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी, वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल, माने पूरी वसुधा को, पूरी पृथ्वी को अपना घर माने और उन सबके कल्याण के लिए हम सोचें। तो इस बार की जो सब थीम है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दे रखी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIA जयपुर है, उनको दिया गया है डाइट। अगर हम आहार के ऊपर ध्यान रखें तो आहार के द्वारा व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है, शक्यते अपि अन्न मात्रेण नरः कर्तुम निरामया, मतलब व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं यदि वो आहार के नियमों का पालन करें। निश्चित रूप से। और दूसरा उसमें उन्होंने दिया ओबेसिटी को, माने केवल डाइट के द्वारा हम ओबेसिटी को कैसे मैनेज करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऑयल का कंजप्शन थोड़ा सा कम कर लें खाना, तो यहाँ पर पूरी डाइट की किस टाइप की डाइट हमारी रहे जिससे ओबेसिटी की समस्या नहीं आए, तो एक थीम तो उनको वो दे रखी है। IITRA जामनगर जो है उनको एक दिया है खास तौर से कि मृग आयुर्वेद, वेटरनरी साइंस, हम पशु चिकित्सा के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और साथ में टेक्नोलॉजी टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन टू टेक्नोलॉजी। तो आज के मानस माने प्राचीन काल का जो हमारा ज्ञान विज्ञान है उसको आधुनिक विज्ञान के साथ में कैसे समाविष्ट करना है, ये एक थीम दे रखी है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उनको आयुर्वेद फॉर प्लांट, तो वृक्षों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उनकी चिकित्सा किस प्रकार से आवश्यक है, उसके ऊपर बात कर रखे हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो जो हमारी NCISM है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उनको अवेयरनेस फॉर स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, उनका स्वास्थ्य कैसे बना रहे, वो किस प्रकार की डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करें कि भाई रात को ज़्यादा देर तक नहीं जगना, पढ़ाई करें, सुबह जल्दी उठ के करें, तो रात्रि को समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, किस समय स्नान करना, न स्नानम आचरित भुक्त्वा, एम्प्टी स्टमक उनको जो है वो स्नान करना चाहिए, या कुछ खाने के बाद में व्यायाम नहीं करना। आयुर्वेद कहता है एक प्रिंसिपल के रूप में कि स्निग्धम ही भुक्तवतो अन्नम व्यायामम कुर्वतस्तथा, अगर हम कुछ खाने के बाद व्यायाम करते हैं कई प्रकार की व्याधियां हो जाती है, तो स्टूडेंट के लिए क्या क्या अवेयरनेस हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों पर सब थीम के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, भारत सरकार ने ये आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए कहा। और आयुर्वेद दिवस एक औपचारिक रूप में केवल दिवस मनाना नहीं है, अधिक से अधिक अवेयरनेस लाना ताकि स्वस्थ समाज का, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। क्या बात है, स्वस्थ समाज का, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। प्रोफेसर प्रजापति जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस साल हम 10वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं, गोवा में आयोजित किया जा रहा है, एक बड़ा इवेंट है, लेकिन इस स्थान का क्या वैश्विक स्वास्थ्य और वेलनेस पर भी कोई महत्व दिखता है? जी बिल्कुल इसमें, क्योंकि यहाँ का एक अलग एटमॉस्फेयर है, और आप जानती हैं कि गोवा एक मेडिकल टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो वो हब है हमारे लिए, और इंडिया का ही नहीं, वैश्विक लोग यहाँ पे आते हैं, इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। तो इसलिए इसको एक टारगेट दिया है जिसमें हमारे बहुत सारे उद्देश्य के साथ यहाँ पे हमने इसका बनाने का दिया है, जिससे कि आयुर्वेद के समग्र लाभों के साथ रोग से स्वस्थ स्वास्थ्य की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। तो हमें लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और कई बार ऐसा होता है कि अब हम लोग जब बात करते हैं, पंजाब में जैसे हम लोग रहते हैं तो वहाँ का हैबिटेट अलग है, और हमारे केरल में है तो हैबिटेट अलग है। अगर हम ये दोनों का मिक्सचर करें तो हमें लगता है कि कहीं एक जगह नहीं मिल पाएगा, लेकिन खान पान रहन सहन का जो इम्पैक्ट है हमारे गोवा में, स्पेशली ये छोटा राज्य है लेकिन यहाँ पे मल्टी स्टेट के लोग, मल्टी डिफरेंट कंट्रीज के लोग अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे सभ्यता भी उसी तरह की है।
तो उसको ध्यान में रखते हुए जो आयुष मंत्रालय ने यहाँ पे मनाने का उद्देश्य रखा है, हमें लगता है इससे हमें बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। निश्चित रूप से। प्रोफेसर व्यास, अगर मैं मिश्रण की बात हुई, अलग अलग राज्यों के खान पान की, मौसम की, अगर मैं एक और मिश्रण की बात करूं, अगर मैं जानना चाहूं कि जो आधुनिक चिकित्सा है और आयुर्वेद है, उसके बीच में एक सहयोग कैसे स्थापित किया जा सकता है, अगर आज की मैं बात करूं? देखिए, अभी कोरोना काल में हमने देखा कि कोरोना काल में आयुर्वेद के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया गया, और कुछ ट्रीटमेंट ऐसा रहता है कि जिसमें एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ में एड ऑन इफेक्ट के रूप में आयुर्वेद का प्रयोग किया जाता है। किसी में स्टैंड अलोन माने सेपरेट केवल आयुर्वेद का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति को जिस थेरेपी से स्वास्थ्य का लाभ मिले, अगर उनको आयुर्वेद की चिकित्सा करने पर स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, वो केवल आयुर्वेद को फॉलो करें। कुछ कंडीशन ऐसी रहती है जैसे इमरजेंसी की कंडीशन है, कुछ एक्यूट कंडीशन है, उस कंडीशन में हम भी कहते हैं कि आप इसमें एलोपैथी के उसमें जा सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि दोनों पैथी में कहीं पर वो नहीं है। उद्देश्य दोनों पैथी का ये है कि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाना, क्योंकि आयुर्वेद सामंजस्य के ऊपर ही है। ये जो हम आयुर्वेद डे मना रहे हैं, इसकी जो 23 सितंबर जो फिक्स किया गया, ये सूर्य जो है भूमध्य रेखा के बिल्कुल मध्य में रहता है। उत्तरायण में उत्तर की तरफ गमन करता है, दक्षिणायन में दक्षिण की तरफ गमन करता है। लेकिन दो समय ऐसे हैं, एक तो मार्च का और एक सितंबर का, इसमें सूर्य भूमध्य रेखा पे रहता है, माने प्रकृति का सामंजस्य रहता है। तो हमको एलोपैथी के साथ भी सामंजस्य रखना है, आयुर्वेद के साथ भी। जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उन सब का उद्देश्य एक है, अधिक से अधिक व्यक्तियों को स्वस्थ बनाए रखें। निश्चित रूप से अधिक से अधिक लोगों को स्वस्थ बनाए रखना यही मकसद है। प्रोफेसर प्रजापति जी, एक सवाल ये भी आता है कि जब से आयुर्वेदा पद्धति प्रारंभ हुई है, बहुत एंशिएंट पद्धति है, लेकिन जब से भारत में प्रधानमंत्री ने अक्सर अपने बातों में जिक्र किया आयुर्वेद का, 30 देशों ने मेन स्ट्रीम जो हमारी मेडिकल साइंस है उसमें आयुर्वेदा को अपनाया, और वो अपनी इलाज की पद्धति में जो सबसे पहली प्राथमिकता दे रहे हैं वो आयुर्वेद को दे रहे हैं। ऐसे में क्या, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्या हम इंडस्ट्रियल सेटअप को लेकर क्या इतने आगे आ चुके हैं? क्या हम इतने सक्षम हैं कि हम वो जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो उन देशों को प्रोवाइड करा सकें? क्या स्थिति है, कितने तैयार हैं हम? बिल्कुल तैयार है हम लोग, और इतना ही नहीं है, अभी हम बहुत अच्छा चल रहे हैं कि 8 से 10% की ग्रोथ हुई है हमारी इंडस्ट्री के लेवल पर। देखे जाए तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी दवाइयां सिर्फ फॉरेन में ही जाती हैं, अपने पास उनकी दवाइयां भी नहीं मिलती, इतनी डिमांड है उनकी। तो लगभग अभी काफी कुछ चीजें हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये डिमांड पूरी करने में पता चला कि हमारे हर्ब्स सब गायब हो जाएंगी। जो हमारे यहाँ के लोकल है हर्ब्स हैं, वो सब गायब हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें लगता है, और इसीलिए मिनिस्ट्री ने भी अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर हमारा कल्टीवेशन, हैबिटेट, कल्चरेशन और एग्रीकल्चर के साथ मिलकर, स्पेशली किसानों के साथ मिलकर उनका जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर सकें, जिससे उनका प्रॉपर वे में हम ट्रांसपोर्ट भेज सकें उनको, और उसका पैसा भी अच्छा सा मिल सके। तो ये सब चीजें अभी चल रही हैं, और 30 देशों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, और जल्दी ही बहुत सारे देश भी कर रहे हैं जाके, क्योंकि वहाँ हेल्थ सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हुए अब वो उसको एजुकेशन के रूप में भी जोड़ने के तब आगे बढ़ गए। तो कई जगह से डिमांड आ चुकी है हमारे पास कि वो लोग भी बीएमएस कोर्स अपने यहाँ चलाना चाहते हैं। तो उस पर भी सरकार विचार कर रही है, और नेशनल हमारे एनसीआईएसएम ने एक नेशनल गाइडलाइन जारी की है, जिसमें विदेशों में आयुर्वेद कैसे चल सकता है, उसके आधार पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं अगले कुछ सालों में हमारे जो है बीएमएस कोर्स भी स्टार्ट हो सके दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। कुछ एक हमने मॉडल बना के भी दिए हैं कि 3 साल वहां रहेगा, 2 साल हमारे यहाँ के पढ़ेगा, फिर यहाँ से जाके वहां पे प्रैक्टिस करेगा। तो इस तरह का कुछ कंसेप्ट चल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को जीवन दान दिया है एक तरीके से प्राचीन सभ्यता को, उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं, और इससे पूरी दुनिया को फायदा मिलने वाला है। निश्चित रूप से ये मेरा अपना व्यू। प्रोफेसर प्रजापति, यहाँ पे मैं एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी, अगर हम कैंसर केयर की बात करें, कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें, तो एक तथ्य ये कहता है कि आयुर्वेद में अब इसका इलाज उपलब्ध हो रहा है। अगर मैं इंटीग्रेटिव कैंसर केयर की बात करूं, क्या लगता है आयुर्वेद का क्या योगदान हो सकता है, और रोगियों की जीवन गुणवत्ता कैसे बेहतर बन सकती है? बिल्कुल सही बात बोली आपने, और ये बिल्कुल सही बात है कि आयुर्वेद से बहुत सारे कैंसर रोगियों की लाइफ स्टाइल को हम लोगों ने
सुधारा है। अब दिक्कत ये होती है कि हमारे पास 3rd और 4th स्टेज के पेशेंट आते हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी थेरेपी चलती है, मॉडर्न थेरेपी चलती है, उसके बाद से जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उस कॉम्प्लिकेशन को कम्बैट करने में आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि उनके आहार विहार और जो ड्रग्स हैं, उनके लाइफ स्टाइल है, कुछ हम लोग करते हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसकी एक इंटीग्रेटिव हमारी ऑलरेडी ओपीडी अय्या दिल्ली में चल रही है और हम देख रहे हैं कि मोर देन 100 पेशेंट पर डे ओपीडी में वहां आ रहे हैं और उनके रिजल्ट हमको दिखने लगे हैं। कुछ दिनों में डाटा जल्दी चालू करेंगे और इसी तरह की एक ओपीडी यहाँ पे भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल यहाँ भी इसका उद्घाटन है इंटीग्रेटिव, जिसमें टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पे लोकल स्टेट गवर्नमेंट और हमारा अय्या के साथ तीनों का मिलकर काम चालू कर रहे हैं। क्योंकि इसके जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो इसमें हमें जरूरत है इन चीजों की, और आहार विहार और इम्यूनिटी बढ़ा के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रूव हो गया है, बिल्कुल, और ये प्रूव हो गया है तो हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर व्यास, आपसे बात करना चाहूंगी, होलिस्टिक दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं, ऐसी मान्यता है कि आयुर्वेद से जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है, लोगों के स्वास्थ्य में बेहतर सुधार आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? जी देखिए, एक समग्र चिकित्सा जो रहती है ना, उसमें केवल मेडिसिन देना उद्देश्य नहीं रहता है, आप किस प्रकार से उनका हर रूप में ध्यान रखें। जैसे अभी डायरेक्टर सर ने बताया भी था, दिनचर्या का पालन करें, ऋतुचर्या का पालन करें। जो सीजनल डिजीज रहती है, जो सीजन चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन रहता है, ऋतु संधि होती है, उसमें कुछ व्याधियां होती है। जैसे उदाहरण के रूप में 2 समय में सबसे ज़्यादा व्याधियां होती है। एक शरद ऋतु जब प्रारंभ होती है और एक वसंत ऋतु जब आती है, दोनों ऋतु संधि का काल है। तो इन सब अवस्थाओं में बिना मेडिसिन के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और कुछ लोग जिनको लाइफस्टाइल के कारण डिजीज है, क्योंकि करीब करीब 80% डिजीज जो होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, और वो डिजीज जो है डाइट और लाइफस्टाइल के द्वारा अपन मैनेज कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति को एक बार इस प्रकार के व्याख्यान के द्वारा, लेक्चर के द्वारा, अवेयरनेस लेक्चर के द्वारा डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाए, बच्चों को बताया जाए, स्कूल के छात्र जो उनको बताया जाए, ओल्ड एज के जो व्यक्ति हैं उनको बताया जाए। तो इससे हम बहुत कुछ स्वास्थ्य का संरक्षण बिना किसी चिकित्सा के कर सकते हैं। तो एक समग्र चिकित्सा तभी पॉसिबल है, केवल मेडिसिन के द्वारा नहीं। अब हमारे यहाँ आयुर्वेद में कुछ व्याधियों के लिए डाइट बता रखी है, यानी अगर प्रारंभ में कोई व्याधि हुई है तो उसको डायरेक्ट आप ट्रीटमेंट के रूप में मत जाइए, अपना डाइट चेंज करिए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, और कुछ व्याधियों केवल डाइट के द्वारा पहले ट्रीट करिए। तो इन चीज़ों को, जैसे हृदय रोग है, हृदय रोग के लिए आचार्य चरक ने कहा तक्र दाढ़ी में शादी था। तक्र मने बटर मिल्क, दाढ़ी मने पामाग्रेनेट का रस। इन दोनों को अगर मूंग और चावल, जिसको यवागु बोलते हैं, तो इनका यवागु का प्रयोग अगर करते हैं तो हृदय रोग प्रारंभ में ही व्यक्ति उससे छुटकारा पा सकता है। तो ऐसे कई व्याधियां हैं कि अगर हमारे परिवार में अगर किसी को है तो हम पहले से अवेयर रहें। तो एक होलिस्टिक अप्रोच, समग्र चिकित्सा करना चाहिए, केवल चिकित्सा पर, मेडिसिन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो आयुर्वेद में योग भी है, प्राणायाम है, डाइट है, लाइफस्टाइल है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा प्रोफेसर व्यास, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, अक्सर लोग कहते हैं कि देखिए बीमारी बहुत गंभीर है, इलाज तो चल रहा है, हाँ साथ में आयुर्वेदा भी ले रहे हैं, लेकिन जो इलाज चल रहा है वो कुछ ऐसा है, हम एलोपैथिक इलाज ले रहे हैं, सर्जरी होनी है, हाँ आयुर्वेदिक गोलियां या आयुर्वेदिक इलाज साथ में चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जब किसी भी बीमारी या उसके इलाज का जिक्र होता है तो पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो एलोपैथिक होता है। आयुर्वेदा का जिक्र होता है कि वो भी चल रहा है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये स्लो है। क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा है, स्लो वाली बात जो कहा जाए ये एक मिथ है। एक बार व्यक्तियों को बन चुका कि नहीं, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत लेट मिलता है, यानी अगर एलोपैथी में किया गया तो तुरंत मिल जाएगा, आयुर्वेद में काफ़ी टाइम बाद मिलेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने कोरोना काल में जो भी पेशेंट आते थे उनका RT-PCR टेस्ट करवाते थे जी। और RT-PCR जो पॉजिटिव आता था उनका फिर ट्रीटमेंट किया जाता था, और 9 to 10 डेज के अंतर्गत वो RT-PCR वापस नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती थी। अब आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी देख लीजिए, कोरोना काल में 9 to 10 डेज दिया गया, और उनसे आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से व्यक्ति RT-PCR निगेटिव हुए पॉजिटिव से। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो है, सरिता विहार, भारत सरकार का संस्थान, वो उस समय कंप्लीट कोरोना हॉस्पिटल था, और वहाँ पर एडमिट होने वाला प्रत्येक व्यक्ति ठीक होके गया, एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई। यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी उतनी ही कारगर है, उतने ही समय में परिणाम देती है। एक बात और अभी डायरेक्टर सर ने कही थी
कि हमारे पास में पेशेंट आता है, जैसे कैंसर की बात हुई थी, थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में, तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट भी करने पर कितना परिणाम मिलेगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर प्रारंभ में आ जाए तो ये जो कहने वाले कि आयुर्वेद का परिणाम लेट मिलता है, ये बिल्कुल कहना वो बंद कर देंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अवेयरनेस, आयुर्वेद के प्रति जागरूक करने की जरूरत है कि नहीं, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भी बहुत अच्छा परिणाम देती है। बिल्कुल जागरूकता की जरूरत है। प्रोफेसर प्रजापति, आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद को दुनिया के सामने अगर एक स्थायी और इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर सॉल्यूशन के रूप में पेश करना है तो उसके लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा रही हैं? 2-3 चीजें हम लोग बहुत अच्छे से काम इसमें कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जनरली क्या होता है कि लोग मांगते हैं कि एविडेंस कहाँ है, एविडेंस कहाँ है। तो अभी वो काम भी हमारे जो डिफरेंट पीएचडी सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स हैं, वो सब लोगों ने काम किए और बहुत सारे पेपर पब्लिकेशन होकर अब साक्ष्य आधारित चिकित्सा सिद्धांतों को भी हमने प्रूव किया है। और एक बहुत खास बात हम इतना बताएंगे, यहाँ पे जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारा अपने लोगों का जितना एक्सपीरियंस है उसमें जितनी भी बार हमने इस चीज को क्वेश्चन करके आगे बढ़े हैं, हाइपोथेसिस लेके कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये सही भी हो सकता है और गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन हर बार हमको क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद अपना जो प्रिंसिपल है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता का प्रिंसिपल है, वो सही मिला। तो मतलब कितने ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किए होंगे जो इस लेवल तक वो आए हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन की कंडीशन बहुत कम आई हमारे पास। तो इसलिए हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हमको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और जब भी जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, हमें सबसे रिक्वेस्ट है कि उस तरीके का डाटाबेस जनरेट करें जिससे हम पब्लिक को यह बता सकें कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर थेरेपी। एंड होता क्या है कि जनरली कि आयुर्वेद में चिकित्सा सिद्धांत जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यहाँ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। एक आदमी को जो दवा दी जाती है, हो सकता है कि तीसरे चौथे आदमी को वो दवा फायदा ना करे, हमें वहां दूसरी दवा देनी पड़ेगी दूसरे कंडीशन के साथ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे पर्सन टू पर्सन हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, उनके दवाई का प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और वो जब अगर प्रॉपर वे में होता है तो 100% दवाई का रिजल्ट मिलता है। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं, क्योंकि कई चीजें होती हैं कि हम पर्सनल अपने घरों से निकल के जाते हैं। हम वो पर्सनल आदमी है, व्यास जी को पता है क्योंकि उन्होंने देखा है वहां पे, हमको खुद को ब्रोंकियल अस्थमा हुआ और हमारा ब्रोंकियल अस्थमा पिछले 30 सालों से किसी भी दवा के बिना ठीक है। अब ये मॉडर्न के साथ अगर हम कहें तो ब्रोंकियल अस्थमा नॉन क्यूरेबल डिजीज है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में हमने अपने आप को क्योर किया। और केवल इतना किया है अपनी लाइफ स्टाइल में मेंटेन करने में, केवल हम पूरे किसी भी सीजन कभी भी कुछ भी हो हरदम गर्म पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद तो जरूर पीते हैं। तो जो डाइजेशन प्रॉपर हो गया, सारा कुछ मैनेज हो गया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं। और जहां तक है कि हमारा ट्रीटमेंट स्लो है, रिजल्ट दे देता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास ऐसी मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन है जो विद इन द मिनट्स रिजल्ट देती है, निश्चित रूप से। लेकिन उनका यूज करना हम सबको एडवाइस नहीं करते, क्योंकि सबको पता नहीं होता है, तो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए है सब कुछ हमारे पास, यूज करने की जरूरत है, यूज करने की जरूरत है। प्रोफेसर प्रजापति, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से अच्छे टिप्स भी आ गए, मुझे लगता है लोग जरूर इसे फॉलो करेंगे। लेकिन प्रोफेसर व्यास, आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि एजुकेशन आपकी एक बड़ी फील्ड रही है, आप छात्रों को आयुर्वेद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, युवाओं को कनेक्ट कर रहे हैं। अधिक से अधिक युवाओं और छात्रों को हम आयुर्वेद के साथ जोड़ सकें, इसके लिए क्या करना होगा? बहुत कम शब्दों में जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है, अच्छे संस्थान जब उपलब्ध रहते हैं तो शिक्षा के लिए छात्र आते हैं। और भारत सरकार के प्रयास से, आयुष मंत्रालय के प्रयास से जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान प्रारंभ हुआ दिल्ली में, फिर उसके बाद में गोवा में, पंचकुला में, और माननीय मंत्री जी ने भी कार्यक्रम में कहा भी था कि भारत सरकार आयुष मंत्रालय जो है अभी और नए आयुर्वेद के एम्स खोलने जा रही है। तो इस प्रकार के अगर संस्थान जो खुलेंगे तो निश्चित रूप से एक स्तरीय शिक्षा प्राप्त होगी। और अगर वहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में, विथ ऑल लेबोरेटरी के साथ में अगर उनको
एजुकेशन की सुविधा मिलेगी। जैसे कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का एक एग्जांपल देना चाहूँगा, प्रतिदिन करीब 3000 से अधिक पेशेंट आते हैं। तो जो स्टूडेंट अपने MD के लेवल पर या PhD लेवल पर डे 25, 30, 40 डायबिटीज़ के पेशेंट को ट्रीट करेगा, ओबेसिटी को पेशेंट को ट्रीट करेगा, तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा और यहाँ से निकलने के बाद में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रीटमेंट कर सकता है। तो आज आवश्यकता है कॉन्फिडेंस डेवलप करने की, उनको इस प्रकार की शिक्षा देने की, अनुसंधान के द्वारा ऐसे परिणाम को सामने दिखाने की। अभी तक केवल कहते थे कि हाँ मेरा कैंसर ठीक हो गया, लेकिन आज हम बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट उसका रिजल्ट बताते हैं। इसकी आज आवश्यकता है। बिल्कुल। प्रोफेसर प्रजापति, लास्ट रिएक्शन एक जरूर लेना चाहूंगी। इलनेस से वेलनेस की ओर बढ़ना है और अपने जीवन में आयुष्मान भव का आशीर्वाद लेना है। क्या लगता है 5 से 10 वर्ष के बाद आप हमारे देश को कहाँ देखते हैं, अगर मैं आयुर्वेद की फील्ड में देखूं? और एक टिप आपकी तरफ से लेना चाहूंगी, बहुत कम शब्दों में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा। अगर हम अपने आयुर्वेद के सिद्धांतों को, जीवन शैली को मेंटेन करेंगे तो अभी तो हमारी जो एवरेज एज है वो 5 साल बढ़ी है, वो 10 साल और बढ़ेगी। और बिल्कुल जरूरी है वो हमारे लिए अभी, क्योंकि हमारा यंग इंडिया है। यंग इंडिया को इसको मेंटेन करने की जरूरत है, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हम नंबर 1 पे पहुंचेंगे। बिल्कुल नंबर 1 पे पहुंचेंगे। नंबर 1 पर पहुंचने के लिए युवाओं के लिए एक ऐसी टिप जो वो अपनाएं और वो आयुष्मान भव का आशीर्वाद लें। अगर स्वस्थ रहना है तो एक तो आहार, डाइट का ध्यान रखें, दूसरा निद्रा, प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में निद्रा लें और प्रतिदिन व्यायाम करें। इन 3 सिद्धांतों को जीवन में उतार लें और लॉन्गेविटी के लिए रसायन का प्रयोग करें, जैसे अमल की है, जो विविध रसायन है उनका प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ परिवार और समाज का निर्माण कर सकते हैं। निश्चित रूप से स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो हमें आयुर्वेद को अपनाना होगा। आयुर्वेद केवल बीमारी का इलाज नहीं है, ये जीवन है, समाज और पर्यावरण के लिए एक होलिस्टिक और सस्टेनेबल अप्रोच है। हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा से आप सभी आयुर्वेद के लाभ समझेंगे और इसे अपने जीवन में अपनाने के साथ साथ दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी प्रेरित होंगे। इसी के साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर व्यास हम साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपनी बातें साझा करने के लिए। और इसी के साथ कि अपने जीवन में एक कदम आयुर्वेद को अपनाइए, देखिए आपका जीवन भी स्वस्थ होगा और साथ ही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। तो अपनाएं अच्छे स्वास्थ्य को, अपनाएं आयुर्वेद को। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।